नमस्कार साथियों, एजुकेशन लॉ विद समीर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाले समय में मैं आपको इतिहास खंड पढ़ाऊंगी, तो आज जो है एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए जो इतिहास वाला जो भाग है वो हम औपचारिक रूप से शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें क्या है, हमने अपनी सुविधा अनुसार जो इतिहास का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको जो है कुछ भागों में विभाजित कर दिया है, जो मैं आज आप पहले डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो है इतिहास को हमने दो मोटे भागों में बांटा है, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने क्या करा है, और उसको सब डिवीज़न दे दिए गए हैं, उनको और तीन उपभागों में बांट दिया है। प्राचीन भारत का इतिहास, और फिर आपका है मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, और फिर हम जो एक भाग है विश्व का इतिहास, इसके अंतर्गत हम पुनर्जागरण से लेकर द्वितीय विश्व तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस इस वाले इतिहास वाले पोर्शन से बनते हैं, उनको केंद्र में रख के हम जो है इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो है प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे, प्राचीन काल को मोटे मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में बांटा जाता है। एक प्रागैतिहासिक काल, आग्नेयैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इनका विभाजन किस आधार पर किया जाता है, इनका विभाजन लिपि के आधार पर किया जाता है। आगे हम और भी अच्छे से बात करेंगे। फिर मैं बात करूँगी जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो कैसी सभ्यता थी, व्यवस्था कैसी थी, और इसके जो अलग अलग मतलब आयाम है, जैसे कि कैसी संस्कृति थी, कौन कौन से जो हैं हमें वहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम बात करेंगे कितने प्रकार के वेद होते हैं, और उन वेदों की मतलब किस आधार पे उनको बांटा गया, उनके अंदर क्या क्या व्याख्याएं की गई हैं, और वैदिक सभ्यता की जो थी विशेषता क्या थी, जैसे ये ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म की, कैसे इसका उत्थान हुआ, क्या कारण था जो इसका उत्थान हुआ, कौन कौन से इनके प्रमुख जो है आपके धार्मिक गुरु थे। फिर हम बात करेंगे आपकी इनकी शिक्षाओं की भी बात करेंगे हम, बौद्ध और जैन धर्म की। फिर हम बात करेंगे मौर्य काल। मौर्य काल जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। फिर उसके बाद में बात करेंगे हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल की। गुप्त और गुप्तोत्तर के अंतर्गत हम जो है इसको जो है स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, क्योंकि साहित्य वगैरह का विकास इस काल में बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम बात करेंगे संगम काल की। संगम काल जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है, संगम साहित्य इसके अंतर्गत आता है। फिर हम सबसे लास्ट में बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास की। फिर ये हमारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने जो है इसको दो भागों में बांट दिया है। पहला जो आपका होगा वो दिल्ली सल्तनत वाला काल होगा, इसी को पूर्व मध्यकालीन भारत का भी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद आपका आ जाता है मुगल के अंतर्गत जितनी भी मतलब मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, कौन कौन से उनके प्रमुख शासक थे, उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, और उसके बाद किस कारणवश इसका जो है पतन होता है, और कैसे क्षेत्रीय राज्य उभर के आते हैं, उन सब की बात हम यहाँ पे मुगल काल के अंतर्गत करेंगे। फिर हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोपियों का आगमन और भारतीय शक्तियों के साथ उनका जो संघर्ष हुआ है। जैसे कि कर्नाटक में हम देखने को मिलता है, हमें कर्नाटक युद्ध देखने को मिलते हैं। उसके बाद मराठाओं के साथ इनका संघर्ष होता है, सिख के साथ संघर्ष होता है। फिर हम बात करेंगे इनकी जो ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक प्रशासनिक नीतियां थी, जैसे कि मतलब किस प्रकार की नीतियां ये लोग आर्थिक क्षेत्र में अपना रहे थे, जो विभिन्न प्रकार की ये लोग भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनाते हैं, आपकी जो है स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, और भी एक आपका जो मद्रास के साइड ये लोग अपनाते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रशासनिक नीतियाँ इनकी कैसी थी, कैसे इनके प्रशासनिक नीतियों के केंद्र में जो था औपनिवेशिक विचारधाराएं थी, और इनका जो मुख्य काम जो था अपने औपनिवेशिक हितों को साधना था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से है जो हमारे भारत में जो है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन जो है शुरू होता है, और ये एक तरीके से भारतीय राजनीति का या भारत के संदर्भ में एक पुनर्जागरण का काल होता है, और ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है एक राजनीतिक चेतना या जन आधार तैयार करने का कार्य करता है। फिर हम बात करेंगे आपके जो 1857 की क्रांति, और जो इसके प्रमुख जो है कहाँ कहाँ पर जो है इसका जो
सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा और किस किस राज्य से जो है इसमें भागीदारी हुई। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद में वही मोटा मोटा कि हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना कब होती है, किस प्रकार से मतलब आगे जाके फिर वो सूरत अधिवेशन के आसपास उसका विभाजन हो जाता है, फिर वो जाके जो है इलाहाबाद अधिवेशन के आसपास वो फिर से विलय होता है। फिर गांधीवादी युग की बात करेंगे। गांधीवादी के अंतर्गत हमारे जो भी प्रमुख उन्होंने आंदोलन चलाए, जो भी प्रमुख जो है उनके संवाद हुए ब्रिटिशर्स के साथ, उन सब के बारे में हम इसके अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो प्रमुख गवर्नर जनरल्स थे जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया भारतीय राजनीति में या भारत में। फिर सबसे लास्ट में हम बात करेंगे संवैधानिक विकास, जैसे किस प्रकार से वो 1773 में भारत में आते हैं, फिर आगे चलते चलते तक हम यहाँ पे जो है 1919 1935 का अधिनियम, सारे अधिनियम हैं जो हम क्रमानुसार जो है उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो है आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सारा का सारा। जब हम पढ़ने के स्तर पर आएंगे तो हम इनको और विस्तारित तरीके से पढ़ने का अभ्यास करेंगे ताकि हमारी एक अच्छी समझ विकसित हो सके। साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है जो पूरा ये इतिहास क्रम है इसके अंतर्गत जो है इम्पॉर्टेंट जो है तथ्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, क्योंकि सारी डेट्स जो हैं इतिहास के अंतर्गत वो महत्वपूर्ण नहीं होती। जब कोई भी डेट होती है उसका कोई हिस्टोरिक जो है महत्व होता है, ऐतिहासिक महत्व होता है, वही वो एग्जामिनर पूछता है। जैसे कि ज़्यादातर जैसे 1857 का विद्रोह हो गया, उससे पहले जो आपका होता है बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में। फिर उसके बाद जो बैटल ऑफ बक्सर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ से जो है ब्रिटिशर्स को जो है दीवानी मिल जाती है बंगाल की और वो राजस्व वसूलने लगते हैं। तो ऐसे करके जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हम किस तरीके से समझेंगे उसके बाद हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे और हमें याद भी हो जाएंगी। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको इतिहास में कोशिश करूँगी कि आपको जो है बोरिंग ना लगे पढ़ाते समय और समझने में के संदर्भ में। भारत के इतिहास के बाद अब हम फिर बात करेंगे विश्व के इतिहास की। विश्व इतिहास के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे पुनर्जागरण काल की। पुनर्जागरण मतलब फिर से जाग जाना। और उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की, और उसके बाद फिर फ्रांसीसी क्रांति कैसे होती है, क्या क्या इसके प्रमुख विचार होते हैं जो आधुनिक लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहाँ पर फिर हम आ जाएंगे इटली और जर्मनी का जो हमारा एकीकरण हुआ था, कैसे जो यूरोप में जो है राष्ट्रवादी भावना जो है प्रबल होती है, उसी क्रम में जो है इटली और जर्मनी में एकीकरण होता है। फिर हम बात करेंगे रूसी क्रांति की। रूसी क्रांति के बाद हम आ जाएंगे औद्योगिक क्रांति पर, कि औद्योगिक क्रांति कैसे होती है, कैसे वो फिर पूरे विश्व जो है उससे प्रभावित होता है और भारत भी उसका शिकार होता है कहीं ना कहीं। जर्मनी और जो है हम ये लोग इटली के संदर्भ में हम नाजीवाद और फासीवाद के उदय की बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कैसे होता है, जापानी साम्राज्यवाद कैसे उभरता है, फिर कहीं ना कहीं उसकी परिणति कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में बदल जाती है, इस सब की हम बात करेंगे विश्व इतिहास के संदर्भ में। फिर ऐसे जो है हमारा विश्व इतिहास जो है कवर हो जाएगा। विश्व इतिहास के अंतर्गत हमें मोटे मोटे तौर पर यही पढ़ना है कि कौन कौन से विचारक थे, जैसे रूसो हो गया, वॉल्टेयर हो गए। उसके बाद जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्यों होता है, फ्रांसीसी क्रांति के जो मुख्य जो नारे होते हैं, विचारधाराएं वो कौन सी होती हैं, नाजीवाद फासीवाद के संदर्भ में यही मोटे मोटे तौर पर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपके हिटलर थे वो कौन से कंट्री से संबंधित थे और आपके जो मुसोलिनी थे वो कौन से कंट्री से संबंधित थे। तो ऐसे ही इसी संदर्भ में हम जो महत्वपूर्ण डेट हैं और महत्वपूर्ण जो विचारक हुए या जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे या जो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसी सेगमेंट में फोकस करेंगे, क्योंकि जो है विश्व इतिहास अथाह है और हमारे पास इतना ज़्यादा पढ़ के फिर उसके बाद अगर हमें उसमें से बहुत कुछ मिलता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती, लेकिन कम पढ़ के हम उसमें से क्वेश्चन जो हमारे बन जाते हैं वो एक अच्छी चीज़ होती है और उसी पे हमारा जो है ध्यान केंद्रित रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर बहुत ही जल्द मिलते हैं नए वीडियो में जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो है इतिहास का अध्ययन शुरू करेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर कर दें ताकि और भी लोग जो हैं इस चैनल से जुड़ सकें, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले टाइम पे जो हम टॉपिक्स के साथ इसका अध्ययन करेंगे जीएस पोर्शन का, वो आपका नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आपको मिलता रहे।